गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड की एक नई कविता जिसका टाइटल है द स्लीपिंग पोर्टर, रिटन बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। बहुत खूबसूरत ये कविता है। पोर्टर का मतलब होता है कुली। कुली जो अपने पीठ पे सर पे सामान लाद करके वो चढ़ता है, बहुत ज्यादा वजन उठाता है। और द स्लीपिंग, ये एडजेक्टिव के तौर पे आया है जो पॉटर यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब होता है सोता हुआ कूली। तो इसमें ये एक बहुत उद्देश्यपूर्ण कविता है जिसमें देवकोटा जी ने एक कवि के जीवन के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम अबाउट दी पोएट पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे है। लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was born on the 12th November 1909 in Kathmandu. He obtained a Bachelor of Arts degree from the Patna University in 1929. He was a renowned poet and a story writer of his time. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 को काठमांडू में हुआ था। आपको बता दूं, काठमांडू ये नेपाल का कैपिटल यानी राजधानी है। 1929 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और वे अपने समय के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। तो ये छोटी सी संक्षिप्त सा इंफॉर्मेशन उनके बारे में। आपको याद क्या रखना है उनके जन्म के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो बता दूं, काठमांडू में हुआ था और 12 नवंबर 1909 को। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की थी, कला से स्नातक थे। 1929 में उन्होंने ये स्नातक किया था और साथ में ये एक पोएट और स्टोरी राइटर भी अपने समय के थे। अगला जो स्टैंजा है, in 1948 he presided over the first national poetry festival of Nepal organized by Nepali Sahitya Parishad. Immediately after this poetry festival, he exiled himself to Varanasi, India, to edit Yugvani, the voice of the age, which was a mouthpiece of Nepali Congress. 1948 में देवकोटा जी उन्होंने नेपाली साहित्य परिषद द्वारा आयोजित नेपाल की पहली राष्ट्रीय कविता समारोह की अध्यक्षता की। यानी पहला जो नेपाल में राष्ट्रीय कविता समारोह हुआ 1948 में, उसका अध्यक्ष कौन बना? तो ये दुर्गा प्रसाद देवकोटा, सॉरी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, उनको ये जो है ये महत्वपूर्ण पद मिला अध्यक्ष का। और आगे कहता है इस कविता समारोह के तुरंत बाद उन्होंने खुद को वाराणसी में निर्वासित कर लिया। यानी वो निर्वासित हो गए, यानी उन्हें एक्साइल कर दिया गया, उन्हें बैनिश कर दिया गया। और वो कहाँ चले आए? वाराणसी, भारत के एक प्रसिद्ध जो शहर है वाराणसी, आप बेहतर जानते हो। वहां निर्वासन का जीवन उन्होंने बिताया। और युगवाणी, द वॉइस ऑफ द एज, यानी युगवाणी का मतलब होता है उस युग की आवाज, उसको संपादित करने के लिए वो भारत में निर्वासन उन्होंने भुगता, जो नेपाली कांग्रेस का मुख्य पत्र था। अब अगला जो तीसरा जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, इन नेपाल his house and properties were confiscated by the government. नेपाल में उनके घर और संपत्तियों को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। यानी उन्हें जब्त कर लिया गया और इन्होंने बैनिशमेंट यानी देश निकाला, यानी निर्वासन, इसको भी उन्होंने भुगता है। अब ये टोटल जो कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूं, जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखित है, जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर, इसमें कुल
6 स्टैंजा में मैंने डिवाइड किया है। आपके बुक में ये 2 पार्ट में है, लेकिन मैंने इसे 6 स्टैंजा में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टैंजा जो आपके स्क्रीन पे है, 25 kilo load on his back, spine double bent, 6 mile climb up in the snows of winter, naked bones, a skeleton like frail frame, yet facing an uphill task, is challenging the mountain. पहले लाइन में पूरा उसके बारे में, उसे पुली के बारे में, पॉर्टर के बारे में देवकोटा जी ने पूरी तरह से बता दिया है। यानी उन्होंने किसी पॉर्टर को देखा था नेपाल में, चूंकि उनका घर था, पुलिस से उनका देखना हुआ और उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, 25 किलो का भार उसकी पीठ पर था। यानी वो कहते हैं कि उसकी पीठ पर 25 किलो का भार है। स्पाइन डबल बेंट, स्पाइन इज डबल बेंट, और उसकी रीढ़ जो है वो 2 गुनी मुड़ी हुई है। यानी आप जानो कि जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ग्रेविटी का ये नियम है कि अपने बॉडी को आगे झुकाना पड़ता है, वरना पीछे गिरने की संभावना रहती है। तो उसके स्पाइन डबल बेंट है, और दूसरा वजन भी बहुत ज्यादा है, 25 किलो का भार भी है। A 6 mile climb up in the snows of winter, 6 मील की दूरी चढ़ाई वो चढ़ता है, और ये सर्दी के हिमपात में, यानी बर्फबारी हो रही है, जाड़े के मौसम में ये 25 किलो का लोड लेकर के 6 मील की चढ़ाई चढ़ता है। नेकेड बोन्स, और उसकी हड्डियां ये नग्न है। नग्न का मतलब है नथिंग इज सीन एक्सेप्ट द बोन्स, यानी ही इज अ मैन ऑफ बोन्स, वो हड्डियों वाला व्यक्ति है, पूरी तरह से ढांचा है। स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, ये जो है वो फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, और फ्रेम का मतलब होता है ढांचा। वो एक कंकाल, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, कंकाल की तरह के कमजोर ढांचे वाला कुली है। ये फेसिंग एन अपहिल टास्क, तथापि वो क्या कर रहा है, एक कठिन कार्य का सामना कर रहा है। इज चैलेंजिंग द माउंटेन, और वो पहाड़ को चुनौती दे रहा है। अपने कमजोर काया, अपने कमजोर शारीरिक आकृति होने के बावजूद विशालकाय पहाड़ को चुनौती देता हुआ 25 किलो का वजन लेते हुए 6 मील की चढ़ाई चढ़ रहा है। तो कितना ताकतवर व्यक्ति है आप समझ सकते हैं। अगला स्टेंजा आपके स्क्रीन पे है, इज वियरिंग ब्लैक कैप, dirty sweat stand. His body is an abode of fleas and lice. His mind very dull, although emits a sulfur-like sour smell. But what a stout human figure. यहाँ पे उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है। क्या कहते हैं, is wearing a black cap, उसने एक काले रंग की जो है वो टोपी पहन रखी है। डर्टी, डर्टी यानी यहाँ डर्टी क्या है, विच इज डर्टी, कौन डर्टी है, तो ये ब्लैक रंग का जो काला कैप है वो गंदा है, स्वीट स्टैंड, और पसीने से भरा हुआ। आप समझ सकते हैं बर्फबारी हो रही है, मगर चूंकि 6 मील की चढ़ाई चढ़नी है 25 केजी का लोड लेकर करके, पसीने से पूरी तरह से तरबतर है। और उसकी जो काली कैप है वो पूरी तरह से गंदी भी हो चुकी है, और स्वेट स्टैंड यानी पसीने से भरा हुआ है। His body is an abode of fleas and flies. उसका जो शरीर है वो क्या है, वो पिस्सू और जूं का निवास है। यानी उसके शरीर पे चूंकि नहाया नहीं हो तो उसके शरीर पे कीड़े आ गए हैं, तो कीड़े न नहाने की वजह से, साफ न होने की वजह से हो जाते हैं। आगे कहता है कि इस माइंड वेरी डल, और उसका मन जो है, उसका जो हृदय, उसका मस्तिष्क वो बहुत सुस्त है। अल्दो इट एमिट्स सल्फर लाइक सावर स्मेल, यद्यपि उसका जो शरीर है, ठीक है, वो गंधक जैसी खट्टी गंध का उत्सर्जन कर रहा है। एमिट्स का मतलब होता है उत्सर्जन करना,
आखिर के लाइन में कहते हैं बट व्हाट ए स्टाउट ह्यूमन फिगर। स्टाउट का मतलब होता है तगड़ा। आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि कितना तगड़ा जो है वो मानवीय आकृति है। यानी वो कहते हैं कि कमजोर है, हड्डियों वाला है। यहाँ पे उन्होंने कहा कितनी तगड़ी आकृति है, इतना बोझ लेकर करके और इतनी ऊंचाई को चढ़ रहा है। अगले स्टैंजा में जो आपके स्क्रीन पे है, स्टैंजा नंबर 3, लाइक ए बर्ड इज हैट इज heart is twittering, panting, is sweating and out of breath। वहां कहते हैं लाइक ए बर्ड, एक पंछी की तरह उन्होंने कंपैरिजन किया है, सिमिली का यूज किया है। लाइक ए बर्ड his heart is twittering, वो एक पंछी की तरह उसका हृदय जो है वो धड़क रहा है। ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहाना, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे धड़-धड़ करना, यानी बहुत तेज उसकी सांसें चल रही हैं। पैंटिंग, और वो हाँफ रहा है, यानी बेदम हो चुका है। ही इज स्वेटिंग, और वो पसीने से तरबतर है, भींगा है। एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और वो पूरी तरह से बेदम है, यानी उसकी सांसें चढ़ी हुई हैं, दम यानी वो सांस एकदम फूल चुका है। यानी इन्होंने पूरे इस 3 स्टैंजा में उन्होंने इस कुली के बारे में वर्णित किया है कि कितना मुश्किल काम है उसके लिए। यद्यपि इज नथिंग एक्सेप्ट अ मैन ऑफ बोन्स, अ फिगर ऑफ बोन्स, वो पूरी तरह से एक हड्डियों का ढांचा है, फ्रेल फ्रेम है। अगले लाइन में कहते हैं कि ए हट ऑन द क्लिफ इज son shivering with cold, woes of hunger, the mother searching for nettles and vines। कहते कि there's a hut on the cliff, एक झोपड़ी है, कहाँ पे? एक खड़ी चट्टान पे, यानी खड़ी चट्टान पे एक झोपड़ी है, जिसमें, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, इन विच द सन इज शिवरिंग विद कोल्ड, उसका बेटा, किसका? उस कुली का बेटा ठंड से कांप रहा है। वूज ऑफ हंगर एंड हिज सफरिंग फ्रॉम द वूज ऑफ हंगर, और भूख की तकलीफ और दुख में है, यानी वो तकलीफ को उठा रहा है। एक तो ठंड है, जाड़ी का मौसम, और पूरी तरह से वह कांप भी रहा है और भूख की तकलीफ में है। आगे कहता है कि और उसकी माँ जो है, द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स, किसकी? इस कुली की पत्नी, और इसके बेटे की माँ सर्चिंग फॉर नेटल्स, वो एक प्रकार की बिच्छू बुटी और अंगूर की लताओं की खोज कर रही है, यानी वो खाने पीने का इंतजाम कर रही है। और ये बिच्छू बुटी, जिसको नेटल्स बोलते हैं, ये दवा के रूप में काम में आता है, इसकी भी तलाश में वो है। अगला स्टेंजा आपके स्क्रीन पे है। Beneath this hero of the mountain, the proud conqueror of nature, are the snow-clad peaks. Above, only the star-studded a lead of night। कहते हैं कि beneath का मतलब होता है अंडर। Beneath this hero of the mountain, ये जो पहाड़ का नायक है, कौन? ये जो कुली, ये पहाड़ का नायक है, इसके नीचे beneath the hero of the mountain, the proud conqueror of nature are the snow-clad peaks। इसके नीचे क्या है? जो गर्वित विजेता है प्रकृति के, वो क्या है? are the snow-clad peaks, ये जो बर्फ से ढके हुए जो चोटी हैं, उसके नीचे हैं। और एबव, और उसके ऊपर ओनली द स्टार स्टडीड लीड ऑफ नाइट, और तारों से भरा हुआ, तारों से भरा हुआ रात का ढक्कन है। यहाँ लीड का मतलब होता है ढक्कन, यानी इसने संज्ञा दी है कि आसमान पूरी तरह से तारों से आच्छादित है, भरे हुए हैं। यानी उन्होंने बताया कि एक तरफ ये कुली है, कुली, अगली लाइन में पता चलेगा कि वो कर क्या रहा है। कुली सो रहा है, इसके नीचे जो है
बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं और आसमान में तारे भरे हुए हैं। लास्ट स्टैंजा में उन्होंने पूरा इसको कंफर्म किया है, दिस नाइट, इस रात में, द पॉटर इज इन डीप स्लम्बर, ये जो पॉर्टर है, ये जो कुली है, ये गहरी निंद्रा में है। रीनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, और ये शासन कर रहा है इस नींद के समृद्ध शासन पे। ये जो धनी जो नींद है, आपको बता दूं ऐसे नींद हर किसी को नहीं आती। जो मेहनती होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, ईश्वर का वरदान है कि वो नींद में सोते हैं और अपनी सारी दुखों को भूल जाते हैं। तो ये जो कुली है, ये नींद में सोया हुआ है। इस रात में ये कुली गहरी नींद में है और नींद के समृद्ध शासन पर शासन कर रहा है, यानी समृद्ध साम्राज्य पे शासन कर रहा है। तो ये पूरे 6 स्टैंजा में मैंने डिवाइड किया। आपके बुक में 2 पार्ट में है। इसमें हमने कुली का वर्णन किया है कि कुली के हालात कैसे हैं और उसके घर की कंडीशन क्या है, और इतने तकलीफों के बावजूद वो गहरी नींद में, सारी फिक्र, सारी चिंताओं को उसने छोड़ के वो गहरी नींद में है। तो इट इज रियली अ ब्यूटीफुल पोएम in which the poet describes about the situation of a porter. अगर आपको मेरी ये कविता, इसके डिस्क्रिप्शन अगर आपको पसंद आए, इसकी जो एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे जितने भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में लिंक है। आप उस लिंक के जरिए डायरेक्ट उस चैप्टर पे जा सकते हैं। जरूर देखिए, एक एक करके सारे वीडियोस देखिए। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप इसे जरूर देखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।